तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का हमने पेज नंबर 32 का यहाँ तक पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे और इसमें दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा भव्य मंदिर। हम चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। एंड क्लास 7 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट भी मैंने इस वीडियो के नीचे दे रखा है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक्चुअली सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ पर सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके पहले भी फर्स्ट चैप्टर का जो मैंने वीडियो बनाया है उसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं भव्य मंदिर के बारे में, ठीक है। तो पेज नंबर 32। अभी आपने चोल साम्राज्य एवं उसकी कुछ विशेषताओं को देखा। आप सोच रहे होंगे कि इस साम्राज्य के शासक अपना ज़्यादा समय युद्ध में ही बिताते होंगे, लेकिन चोल राजाओं द्वारा कई वैभवशाली और भव्य मंदिर बनाए गए, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर एवं गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की सुंदर प्रस्तुति है। इन मंदिरों में पूजा पाठ के साथ साथ जीवन की अन्य गतिविधियाँ भी चलती थी। मतलब इन मंदिरों में, ये जो मंदिर थे चोल साम्राज्य के, उसमें पूजा के साथ साथ और भी काम होते थे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि उन मंदिरों में कौन कौन से काम होते थे। जैसे देखिए, मंदिरों के नाम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर एवं गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर, और ये सब मंदिर क्या था, ये प्रसिद्ध हैं। तो ये सब प्रसिद्ध मंदिर था। अब आगे यहाँ पर दिया गया है, चोल शासकों के काल में राजाओं, व्यापारियों तथा धन्य लोगों द्वारा मंदिरों को काफ़ी मात्रा में सोना, चांदी एवं बहुमूल्य रत्नों के अतिरिक्त भूमि तथा ग्राम दान दिए जाने लगे। ग्राम यानी कि गांव, ठीक है। तो लोग मंदिरों को सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न देते थे, और गांव और भूमि वगैरह भी मंदिरों को दान में दिए जाते थे। इससे मंदिर के कर्मचारियों यानी कि मंदिर के लिए काम करने वाले लोगों, जैसे कि पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। तो लोग मंदिरों को ये सब चीज़ें दान में देते थे, सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न और भूमि और गांव वगैरह। इसलिए मंदिर में जो कर्मचारी काम करते थे उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी, जैसे कि पुरोहित, मालाकार, बावर्ची यानी खाना बनाने वाला, मेहतर यानी कि साफ सफाई करने वाला, संगीतकार, नर्तक, इन सब की संख्या में वृद्धि होने लगी। इन कर्मचारियों को उनकी सेवा के बदले अनाज तथा भूमि भी दी जाती थी। ये जो कर्मचारी थे, ये लोग जो काम करते थे मंदिर में, इसके बदले में उन्हें अनाज और भूमि दी जाती थी। मंदिरों द्वारा भूमि हस्तांतरण करने के कारण मंदिर की आर्थिक व्यवस्था में सामंती प्रवृत्तियों का समावेश होता गया। हस्तांतरित भूमि से अतिरिक्त कर की मांग से किसानों की परेशानी बढ़ी। इसके साथ ही केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने पर सामंती ढांचे की आर्थिक व्यवस्था और मजबूत हो गई। चोल राज्यों का मंदिर सामाजिक कार्यों का भी केंद्र बना। उत्सवों और धार्मिक त्योहारों पर आसपास के क्षेत्रों के लोगों के एकत्र होने का स्थान मंदिर ही था। मंदिर में ही ग्राम सभाएं अपनी बैठकें किया करती थी। मंदिर के प्रांगण में ही विद्यालय लगता था। आमतौर पर ब्राह्मण ही पढ़ते और पढ़ाते थे। इन्हीं विद्यालयों में पांडुलिपियां सुरक्षित रखी जाती थी। दोस्तों, सामंत के बारे में हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में ही पढ़ा है। सामंत वो होता है जो जब 2 राजाओं के बीच लड़ाई होती है और जब कोई एक राजा किसी दूसरे राजा को हरा देता है और उसका राज्य उसे वापस दे देता है, उसके बदले में हारे हुए राजा को जीते हुए राजा की कुछ शर्तें माननी पड़ती है। तो जो हारा हुआ राजा होता है वो जीते हुए राजा का सामंत कहलाता था। जब मंदिर को भूमि दान में दिए जाने लगे, तो भूमि के हस्तांतरण के कारण सामंती प्रवृत्तियों का उसमें समावेश होने लगा। मतलब उसमें भी सामंती प्रवृत्तियां आने लगी। हस्तांतरित भूमि के अलावा कर की मांग से किसानों की परेशानी बढ़ी और इससे किसानों की ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। और चोल राज्यों का जो मंदिर था वो सामाजिक कार्यों का भी केंद्र था, जिसमें कि उत्सवों और धार्मिक त्योहारों पर आसपास के क्षेत्रों के लोग इकट्ठा होते थे और मंदिर में ही ग्राम सभाएं अपनी बैठकें किया करती थी, ठीक है। तो ये सब काम मंदिर में ही होता था और मंदिर के प्रांगण में ही विद्यालय लगता था, जहाँ पर ब्राह्मण ही पढ़ते थे और लोग के ब्राह्मण के बच्चे पढ़ते थे और ब्राह्मण ही पढ़ाते थे। और इन्हीं विद्यालयों में पांडुलिपियाँ सुरक्षित रखी जाती थी। दोस्तों, पांडुलिपि भोजपत्रों पर लिखी जाती है, ठीक है। तो उसको किसी एक व्यक्ति के द्वारा या फिर अनेक व्यक्तियों के द्वारा लिखी जाती है, लेकिन जो छपाई करते हैं, जैसे कि बुक को जैसे कि ये छपाई किया हुआ बुक है, तो इस तरह के चीज़ों को हम पांडुलिपि नहीं कहेंगे। पांडुलिपि क्या होती है? हस्तलिखित होती है। इसको हम हस्तप्रति भी कहते हैं। पांडुलिपि को हम एक दूसरे शब्दों में हस्तप्रति भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं विद्यालयों में पांडुलिपियाँ सुरक्षित रखी जाती थी, ठीक है। तो चोल साम्राज्य का जो ये मंदिर था, इसमें पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है।
अब कृषि और सिंचाई। चोल प्रशासन ने कृषि और सिंचाई पर समुचित ध्यान देकर अपने राज्य को समृद्ध बनाने का प्रयास किया। चोल साम्राज्य के जो राजा थे वो उन्होंने कृषि और सिंचाई पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया और अपने राज्य को समृद्ध बनाने का प्रयास किया। उस समय दक्षिण भारत में कृषि योग्य भूमि भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। ठीक है, दक्षिण भारत में कृषि के योग्य भूमि अच्छी मात्रा में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त चोल सम्राटों ने जंगलों को साफ कराकर कृषि योग्य भूमि का पर्याप्त विस्तार किया था। उस समय दक्षिण भारत में सिंचाई के प्राकृतिक साधनों का अभाव था। दक्षिण भारत में उस समय सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। उस समय प्राकृतिक साधन उतना नहीं था। इस समस्या के समाधान के लिए सिंचाई के अन्य कृत्रिम साधनों पर भी काफ़ी बल दिया गया। समकालीन स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि सिंचाई के साधनों की रक्षा और विस्तार को पुण्य कार्य के रूप में देखा जाता था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई गई। उस समय सिंचाई के लिए तालाब, जलाशय जिसमें कि जल द्वार हो, ठीक है, और कुओं का इस्तेमाल होता था। तो उस समय सिंचाई के लिए तालाब, जलाशय और कुओं का इस्तेमाल होता था। वर्षा के जल को बड़े बड़े तालाबों में एकत्रित किया जाता था। तालाब के जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। तो ये सारी व्यवस्था सिंचाई के लिए की गई थी। सिंचाई के लिए देखिए क्या क्या व्यवस्था है, तालाब था, कुआं था और वर्षा के जल को तालाबों में एकत्रित किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, और तालाब के जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का भी निर्माण किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया है इस चैप्टर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनिकट शब्द तमिल के 2 शब्दों से मिलकर बना है। मतलब तमिल का ये शब्द है अनिकट, ठीक है। अरनी का मतलब है बांध और कट्टू का मतलब है निर्माण। अनिकट का मतलब क्या हो गया था, अनिकट का मतलब हो गया बांध का निर्माण, क्योंकि देखिए अरणी का मतलब है बांध और कट्टू का मतलब है निर्माण। तो अनिकट का मतलब हो गया बांध का निर्माण। चोल शासकों के समय कावेरी नदी पर बांध बनाया गया। महाअनिकट कावेरी नदी के पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग करने का प्रथम प्रयास था। एक महाअनिकट यानी कि बड़ा बांध बनाया गया जो कि कावेरी नदी के पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग करने का प्रयास किया गया। उस बांध के द्वारा कावेरी नदी के पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग करने का प्रथम प्रयास किया गया था। बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए बांध और अणिकट भी होते थे जो राज्य के नियंत्रण में थे। बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए बांध और अणिकट भी होते थे जो कि राज्य के नियंत्रण में थे। अब जरा गौर करें कि सिंचाई के कार्य में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम साधनों को व्यवस्थित करना, इस पर ध्यान देना, पानी का बंटवारा कैसे हो। ज्यादातर शासकों एवं गाँव में रहने वालों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। तालाबों की देखरेख करना ग्राम सभाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था के लिए ये सारी चीज़ों का देख रेख भी करना पड़ता था कि पानी का बंटवारा कैसे हो और तालाबों की देख रेख करना, ये सब काम ग्राम सभा का एक महत्वपूर्ण काम था। ग्राम सभा के लोग जो थे और गांव के जो लोग थे इन कार्यों को करते थे। अब पाल वंश के बारे में अब पढ़ेंगे। पहले हमने चोल साम्राज्य के भव्य मंदिर के बारे में पढ़ा, पाल वंश के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत यानी कि बिहार एवं बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि बिहार एवं बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ और इस वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, जिसका चयन स्वयं वहाँ की जनता ने किया था। गोपाल के बाद धर्मपाल, देवपाल एवं महिपाल अनेक ऐसे राजा हुए जिन्होंने उत्तरी भारत में एक मजबूत राज्य के रूप में उभारने का प्रयास किया। स्मरण करें कि इनमें से कई राजाओं ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर इसे एक केंद्रीय सत्ता बनाने की भरपूर कोशिश की। देखिए हमने पढ़ा था कन्नौज के संघर्ष के बारे में, तो उसमें क्या था, वो उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था। मतलब 3 राज्यों के जो राजा थे वो आपस में संघर्ष कर रहे थे अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए, अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए। संभवतः बिहार का मुंगेर इनकी राजधानी थी। मतलब पाल वंश का जो राजधानी था वो बिहार का जो मुंगेर है वो पहले इनकी राजधानी थी। अब वह पाल शासकों का काल कला, कौशल, स्थापत्य एवं शिक्षा के लिए विख्यात है। पाल शासकों का काल कला, कौशल, स्थापत्य एवं शिक्षा के लिए विख्यात है। यहाँ हम उनकी मूर्ति कला एवं उनकी शिक्षा में दिए गए योगदानों की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मूर्ति कला की एक विशिष्ट शैली भारतीय कला की पूर्वी भारत की मूर्ति शैली, ठीक है, यानी कि भारतीय कला की पूर्वी भारत की मूर्ति शैली को एक विशेष शैली कहा गया। तो विशिष्ट शैली का जन्म इस समय हुआ, यानी कि भारतीय कला की पूर्वी भारत की मूर्ति शैली का जन्म मतलब शुरुआत पाल वंशों के काल में हुआ।
नालंदा, बोधगया, कुड़कीहार कला के केंद्र बन गए, जहां प्रस्तर एवं धातु प्रतिमाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। देखिए इस काल में पाल शासकों के काल में नालंदा, बोधगया, कुड़कीहार कला के केंद्र बन गए, यानी कि नालंदा, बोधगया, कुड़कीहार, यहाँ से कला की शुरुआत हुई। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर धातु प्रतिमाएं यानी कि धातुओं से प्रतिमाएं बनने लगी, जैसे कि कांस्य की, तांबे की, मतलब कि जो भी धातु होते हैं धातुओं से मूर्तियां बनने लगी। पालकालीन मूर्तियां तत्कालीन धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर बनाए गए थे। इनमें ज़्यादातर बुद्ध की मूर्तियां थी। ब्राह्मण, जैन एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली। देखिए पहले जो है, पहले जो पाल वंश के समय में जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसमें ज़्यादातर मूर्ति बुद्ध की मूर्तियां थी। महात्मा बुद्ध का नाम देखिए, भगवान बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, ये है महात्मा बुद्ध, इन्हीं को भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध कहा जाता है। तो इन्हीं की मूर्तियां ज़्यादातर बनती थी और भी दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। पूर्वी भारत की इस विशिष्ट मूर्ति कला में काले स्लेटी रंग के कसौटी पत्थर का उपयोग किया गया। ठीक है, तो इस मूर्ति कला में काले स्लेटी रंग का कसौटी पत्थर का उपयोग किया जाता है। शैली का क्या मतलब होता है? शैली का मतलब होता है स्टाइल। तो इस तरह की इस स्टाइल की जो मूर्तियां थी मुख्यतः पृष्ठ शिला पट्टा पर उकेर कर बनाई गई हैं। इस शैली की मूर्तियां मुख्यतः पृष्ठ शिला पट्टा पर उकेर कर बनाई गई हैं। प्रारंभ में मूर्तियों के प्रभा मंडल अलंकृत नहीं थे, बाद में अलंकृत प्रभा मंडल बनाए गए, साथ ही पृष्ठ पर शिखा को भी अभिप्रायों से अलंकृत किया गया। मतलब पहले मूर्तियां जो सजी हुई नहीं थी, लेकिन बाद में इन मूर्तियों को अच्छे से सजाकर बनाया गया। पाल कला के अंतर्गत बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध के अतिरिक्त बोधिसत्व, तारा तंत्र यानी बौद्ध देव आदि प्रमुख हैं। ब्राह्मण देवताओं में विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश आदि की प्रतिमाएं बनी हैं। देखिए देवताओं में देखिए विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश आदि की मूर्तियां बनाई गई थी। जैन मूर्तियों में लगभग सभी तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, मतलब कि जो भी जैन तीर्थ करते हैं उन सभी की मूर्तियां बनाई गई थी। पटना संग्रहालय में संग्रहित पालकालीन सर्वोत्तम उदाहरणों में एक साड़ी से प्राप्त अवलोकितेश्वर, भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध, मैत्रेय की प्रतिमाएं, मुंगेर से प्राप्त मकरमुख, प्रणाल आदि प्रमुख हैं। तो पटना का जो म्यूजियम है उसमें ये सारी मूर्तियां मिली है। अवलोकितेश्वर, भूमि स्पर्श मुद्रा में, मतलब एक मुद्रा में भगवान बुद्ध जो बैठे हैं तो उनकी मूर्ति, और मुंगेर से प्राप्त मकरमुख, प्रणाल आदि ये सब मूर्तियां मिली हैं। इन्हें आप आज भी पटना संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। तो ये मूर्तियां जो है पटना संग्रहालय में आज भी उपस्थित है, यानी संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम। ठीक है, म्यूजियम तो आप जानते ही होंगे। तो पटना म्यूजियम में आज भी ये मूर्तियां उपस्थित हैं। पाल शासकों के काल की जो ये मूर्तियां थी वो आज भी पटना म्यूजियम में उपस्थित हैं। पाल शासकों के समय में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना हुई। प्रथम शासक गोपाल ने अपने शासन के दौरान ओदंतपुरी यानी कि वर्तमान बिहार शरीफ, जो ब्रैकेट में दिया गया यहाँ समझ लीजिए, वर्तमान बिहार शरीफ यानी कि ओदंतपुरी जो है अभी बिहार शरीफ में है। ठीक है, यानी कि ओदंतपुरी का जो वर्तमान नाम है वो क्या है, बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। तो प्रथम शासक जो थे, पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल, उन्होंने अपने शासन के दौरान ओदंतपुरी में एक मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। धर्मपाल ने आज के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। तो आज का जो भागलपुर जिला है वहाँ पर भी उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज भी वहाँ पर है भागलपुर जिले में। उसने नालंदा महाविहार को भी दान दिए। तो जो गोपाल थे पाल वंश के शासक, उन्होंने नालंदा महाविहार को भी दान में दिया। अब यहाँ पर है क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले यहाँ पे आपको मिलान करना है, जोड़ा बनाना है। तो मैंने यहाँ पर कॉपी में लिखा है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जोड़े बनाइए। सोमनाथ, पालवंश, गोपाल, कन्नौज, मध्य भारत, फिर यहाँ पे है गुर्जर प्रतिहार, लोगों द्वारा चयनित शासक, त्रिपक्षीय संघर्ष, गुजरात और बंगाल। तो सोमनाथ का हो जाएगा, सोमनाथ का क्या हो जाएगा, गुजरात। सोमनाथ गुजरात में है। पाल वंश का हो जाएगा बंगाल। गोपाल का हो जाएगा लोगों द्वारा चयनित शासक। कन्नौज का हो जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, 3 राज्यों के राजाओं ने युद्ध किया था एक दूसरे से, तो कन्नौज का हो जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष। और मध्य भारत का हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। तो चलिए हम यहाँ पर इसको मिला लेते हैं। ठीक है, मैंने जो कॉपी में लिखा है यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे। तो देखिए सोमनाथ का मैंने आपको क्या बताया, सोमनाथ का हो जाएगा गुजरात।
तो सोमनाथ का हम मिला देते हैं यहाँ पर इसमें गुजरात में, ठीक है। और फिर इसके बाद है पाल वंश। पाल वंश का हो जाएगा बंगाल। पाल वंश का क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। तो इसको आप लोग ठीक से यहाँ पे मिला लीजिएगा, मैंने थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। तो पाल वंश का हो जाएगा बंगाल। गोपाल का हो जाएगा लोगों द्वारा चयनित शासक। गोपाल का क्या हो जाएगा? लोगों द्वारा चयनित शासक। उसके बाद कन्नौज। कन्नौज का हो जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष। मध्य भारत का हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। मध्य भारत का क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार मिला लेते हैं। सोमनाथ का हो जाएगा गुजरात। पाल वंश। पाल वंश का क्या होगा? पाल वंश का हो जाएगा बंगाल। पाल वंश का हो जाएगा बंगाल। और गोपाल का हो जाएगा लोगों द्वारा चयनित शासक। और फिर कन्नौज का हो जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष। और मध्य भारत का हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। मैंने उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे अच्छे से नहीं मिलाया मैंने, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छे से मिलान कर दिया है। तो आप समझ गए। सोमनाथ का हो गया गुजरात, पाल वंश का हो गया बंगाल, गोपाल का हो गया लोगों द्वारा चयनित शासक। गोपाल जो शासक थे पाल वंश के, वो लोगों द्वारा ही चुने गए थे, तो इसीलिए इनका हो जाएगा लोगों द्वारा चयनित शासक। और कन्नौज का हो जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष। और मध्य भारत का हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण के प्रमुख राज्य कौन कौन थे? और तीसरा क्वेश्चन है उस समय राजा कौन कौन सी उपाधियां धारण करते थे? बिहार एवं बंगाल में किन वंशों का शासन था? चलिए पहले हम इन तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। देखिए अब है सेकेंड नंबर में दक्षिण के प्रमुख राज्य कौन कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण के प्रमुख राज्य निम्न हैं: राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, चेर, पांड्य आदि। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा है, इसलिए अब आप ऐसे इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है उस समय राजा कौन कौन सी उपाधियां धारण करते थे? तो ये वाला भी हमने पढ़ा था, इसको हमने समझा भी था। तो उस समय के राजा अनेक उपाधि धारण करते थे, जैसे कि परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज, त्रिभुवन। त्रिभुवन का मतलब क्या होता है? त्रिभुवन का मतलब होता है 3 भुवनों के स्वामी। उसके बाद चक्रवर्तीन आदि। तो ये सब उपाधियां जो है राजा के नाम के आगे लगाई जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार एवं बंगाल में किन वंशों का शासन था? तो बिहार और बंगाल में सेन और पाल वंशों का शासन था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। यहाँ पर है आइए समझें। 5 नंबर में है तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तो अभी हमने कुछ देर पहले सिंचाई व्यवस्था के बारे में पढ़ा है। और छठा में है कन्नौज शहर 3 शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बिंदु क्यों बना? महमूद गजनवी को अपने विजय अभियान में क्यों सफल रहा? महमूद गजनवी अपने विजय अभियान में क्यों सफल रहा? सामंतवाद का उदय किस प्रकार हुआ? तो सारा चीज़ हमने पढ़ा है। अभी हमने कुछ देर पहले सिंचाई व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, और पहले हमने कन्नौज के संघर्ष के बारे में पढ़ा है, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा, और सबसे पहले हमें पार्ट 1 वाले वीडियो में सामंत व्यवस्था के बारे में भी पढ़ा था। तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बड़ी आसानी से इसी बुक में, इसी चैप्टर में आपको मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन है 5 से जो 8 तक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का हम आंसर छोटे शब्दों में 2-4 लाइन में नहीं दे सकते। तो इतना सा आपको थोड़ा सा लंबा ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तो आंसर होगा इसका सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था के लिए तट बनाए गए और पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए नाड़ी खोदी गई। वर्षा का पानी बर्बाद ना हो इसलिए इस पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए ताकि वर्षा जल इसमें एकत्र हो सके। इस तरह से तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था के लिए नई नई पद्धतियों का विकास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, कहाँ पे मैंने पढ़ा था अभी, इसलिए इस पानी को इकट्ठा करने के लिए इस पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए ताकि वर्षा का जल इसमें इकट्ठा हो सके, यानी एकत्र हो सके। चलिए छठा नंबर का क्वेश्चन है कन्नौज शहर 3 शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बिंदु क्यों बना? तो ये वाला तो आपने पढ़ा ही था। कन्नौज शहर 3 शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बिंदु क्यों बना था? क्योंकि तीनों राज्य के जो राजा थे वो कन्नौज को प्राप्त करना चाहते थे, वहाँ पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कन्नौज शहर 3 शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बिंदु बना, इसके प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला और प्रमुख कारण यह था कि जो इस नगर पर अधिकार कर लेता वह उत्तर भारत के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता। सबसे पहला कारण यही था
कि जो भी कन्नौज पर अधिकार कर लेता वह उत्तर भारत के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता, यानी कि जो कन्नौज पर अधिकार कर लिया वह उत्तर भारत का राजा बन गया। तो इसलिए ये तीनों राजा जो थे, राष्ट्रकूट और पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, ये लोग आपस में संघर्ष इसीलिए कर रहे थे ताकि हम कन्नौज पर अधिकार करके उत्तर भारत का राजा बन जाए। दूसरा कारण था, दूसरा पालों के लिए मध्य भारत और पंजाब तथा प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के लिए गंगा के मैदान में पहुंचने के मार्ग पर कन्नौज से बेहतर नियंत्रण हो सकता था। तो ये भी एक कारण था कन्नौज के लिए संघर्ष करने का। तीसरा कारण था, कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित था। यही कारण है कि यह नदी मार्ग से होने वाले व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो यही तीनों कारण था जिससे कि इसके लिए तीनों राजा आपस में युद्ध कर रहे थे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, महमूद गजनवी अपने विजय अभियान में क्यों सफल रहा? तो इसके पीछे भी कारण था। देखिए क्या कारण है। महमूद गजनवी का उसके विजय अभियान में सफल होने का एक मुख्य कारण था वहाँ के राजाओं में एकता की कमी। ठीक है, वहाँ के राजा एकजुट होकर काम नहीं करते थे, एक दूसरे के ही खिलाफ रहते थे। तो यही एक बड़ा कारण था महमूद गजनवी के विजय अभियान के सफल होने का। क्योंकि महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ धन लूटना, यानी कि उसका मुख्य कारण सिर्फ लूटपाट करना था। वह साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की, उसने कभी भी साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की, उसने कभी भी अपना राज्य वहाँ पर जमाना नहीं चाहा। वो जहाँ पर भी लूटपाट करता था, लूटपाट करने के बाद वह वापस गजनी चला जाता था। इसलिए वहाँ के राजा अगर एकजुट होकर महमूद गजनवी को रोकते तो वो कभी अपने विजय अभियान में सफल नहीं हो पाता। लेकिन वहाँ के राजाओं में एकता की कमी थी और वहाँ के राजा एक दूसरे के खिलाफ रहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो इसलिए महमूद गजनवी अपने विजय अभियान में सफल हो पाया। तो आगे है, राजाओं के एकजुट ना होने के कारण ही महमूद अपने विजय अभियानों में सफल हो पाया। तो यही एक मुख्य कारण था महमूद गजनवी के सफल होने का। 8वां क्वेश्चन है, सामंतवाद का उदय किस प्रकार हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, सामंत को राय, ठाकुर, राणा और रावत भी कहा जाता था। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सामंत को राय, ठाकुर, राणा और रावत भी कहा जाता था। पहले के समय में जब राजा किसी राजा को युद्ध में हराते थे तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। लेकिन 400 से 1000 ईस्वी के बीच जो राजा युद्ध में हार जाते थे उनको अपना राज्य वापस मिल जाता था, लेकिन बदले में उन्हें कुछ शर्त मानना पड़ता था। हारे हुए राजा को यह बात माननी पड़ती थी कि जीता हुआ राजा ही उसका स्वामी है। इस तरह जीता हुआ राजा अधिपति और हारा हुआ राजा उसका सामंत कहलाता था। इस तरह से सामंतवाद का उदय हुआ, यानी कि 400 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच ही सामंतवाद का उदय हुआ, यानी कि 7वीं से 12वीं शताब्दी में सामंतवाद का उदय हुआ है। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन देख लिया है, सामंतवाद का उदय किस प्रकार हुआ। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, तत्कालीन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से कैसे भिन्न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आज भी हमारे समाज में सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण दिखते हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, आज की प्रशासनिक व्यवस्था से तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अलग था। उस समय राजतंत्र व्यवस्था था, लेकिन आज प्रजातंत्र व्यवस्था है। आज की प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन उस समय के अधिकारी राजा की मर्जी से नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, जैसे कि देखिए प्रशासन में अगर आपको किसी भी पद को प्राप्त करना है, किसी बड़े पद को प्राप्त करना है तो आपको उसके लिए परीक्षा देनी पड़ती है, आपको सारी परीक्षाएं पास करनी पड़ती है, इंटरव्यू पास करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, उस समय परीक्षाएं नहीं होती थी, उस समय प्रशासनिक पदाधिकारी राजा की मर्जी से नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, देखिए आगे है, उस समय विदेश विभाग को संधि विग्रहक कहा जाता था, जबकि आज केंद्रीय सरकार में खास तौर पर एक विदेश विभाग होता है। ठीक है, तो विदेश विभाग होता है और उसके ऊपर एक विदेश मंत्री उसके जो है प्रधान होते हैं। ठीक है, जिसकी देखरेख प्रधान सचिव के हाथ में होता है। तो तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था मतलब उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत अलग है। उस समय अक्षपटालिक, भंडागारिक और महादंडनायक होते थे, जबकि आज के समय में वित्त मंत्री और महादंडनायक के स्थान पर पुलिस न्यायपालिका होती है। आज के समय में भंडागारिक यानी कि राज के भंडार का अधिकारी नहीं होता है। पहले के समय में महादंडनायक, जो महादंडनायक होते थे वही अपराधियों को पकड़कर सजा देते थे। ठीक है, उसको मतलब सजा भी महादंडनायक ही देते थे और पकड़ते थे महादंडनायक। ठीक, लेकिन आज के टाइम में पुलिस
पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, लेकिन सजा देना न्यायपालिका का काम होता है। जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब कि उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था आज के प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत अलग थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, क्या आज भी हमारे समाज में सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं? इसका आंसर है आज के समय में हमारे समाज में सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण तो नहीं दिखते हैं, परंतु राजनीति में जो दबंग लोग होते हैं वो अपने से कमज़ोर लोगों को दबाने की और डराने का प्रयास करते हैं और गरीबों और कमज़ोर लोगों को उसका पूरा अधिकार नहीं देते हैं और राजनीतिक फ़ायदों से भी उन्हें वंचित रखते हैं। ठीक है, वैसे तो आज के टाइम में सामंतवादी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो दबंग लोग होते हैं वो अपना दबंगई कहीं पर भी चलाते हैं। जैसे कि अपने गांव में अगर कोई, मान लीजिए कोई दबंग लोग नेता बन गया, तो वो दबंग लोग क्या करते हैं, अपने से कमज़ोर लोग और गरीब लोग जो होते हैं उनको दबाने का प्रयास करते हैं और उनको सारी चीज़ों का फ़ायदा नहीं देते हैं, या फिर उन्हें किसी भी मामले में अगर न्याय की ज़रूरत होती है तो उन्हें उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है। तो ये सब आज के टाइम पे होता है। फिर 11 नंबर का क्वेश्चन है, मध्यकाल के मंदिर अपनी धन दौलत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, भव्यता के दृष्टिकोण से आप अपने पास के मंदिर से तुलना करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मध्यकाल के जो मंदिर थे वो अपनी धन दौलत के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में आपने पढ़ा, सोमनाथ मंदिर के बारे में पढ़ा है और भी बहुत सारे मंदिरों के बारे में हमने पढ़ा। तो वो सारे मंदिर क्या थे, धन दौलत के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वहाँ पर धन दान, बहुत सारे धन दौलत दान किए जाते थे। तो वैसे ही अगर आपके आसपास, आपके घर के आसपास, आपके गांव में, आपके शहरों में अगर ऐसा कोई मंदिर है तो उसकी तुलना आपको मध्यकालीन मंदिर के साथ करनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लखीसराय के मंदिर के बारे में लिखा है, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत बार गई हूँ और वो मंदिर बहुत बड़ा है एक्चुअली। तो जो मंदिर है अशोक धाम उस मंदिर का नाम है, तो वो मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। खासकर लखीसराय पूरे ज़िले में वो बहुत प्रसिद्ध है और बिहार में भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, भव्यता के दृष्टिकोण से बिहार के लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर की तुलना हम मध्यकाल के मंदिर से कर सकते हैं। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पैसों और आभूषणों का दान किया जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। तो अशोक धाम मंदिर जो है वहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है और वहाँ पर भी पैसों का दान, आभूषणों का दान, सोने चांदी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दान की जाती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे आपको जिस मंदिर के बारे में बताया है आप उसी मंदिर के बारे में अपने आंसर में लिखेंगे। आपके आसपास यानी कि आपके गांव शहर में जो भी मंदिर है जो प्रसिद्ध है उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र पर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश द्वारा शासित क्षेत्रों को दिखाएं। वर्तमान समय में ये भारत के किस भाग में अवस्थित हैं? तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट यहीं पर है, तो राष्ट्रकूट भारत के इस भाग में है और गुर्जर प्रतिहार इस भाग में है यहाँ पर, और पाल भारत के इस भाग में है। ठीक है, यानी कि ये वाला क्षेत्र पाल वंशों का क्षेत्र है और ये वाला राष्ट्रकूट वंशों का क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 का हमने सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।